हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज की क्लास में वी विल ट्राई टू रिवाइज द टॉपिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सम MCQs and in the next class we will try to cover the biodiversity part. Okay, so let's move to the first question. So the first question is, ecology is the study of relationship between, and the correct option is option A, organism and environment. ओके, बिकॉज इकोलॉजी जो है इसमें हम यही पढ़ते हैं कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप है, यानी हाउ डज एन ऑर्गेनिज्म सस्टेन एंड सर्वाइव इन इट्स एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट में वो कैसे सर्वाइव करता है और कैसे इंटरेक्ट करता है, नॉट जस्ट एनवायरनमेंट, रादर वो बाकी जो लिविंग स्पीशीज़ के साथ, जो बाकी स्पीशीज़ हैं उनके साथ वो कैसे इंटरेक्ट करता है, या जो उसकी खुद की सिमिलर स्पीशीज़ हैं, ठीक है, उनके साथ वो कैसे रहता है, ठीक है, हाउ डज एन ऑर्गेनिज्म लिव in its environment. So it is the study of that relationship. Okay, so next question, which of the following is an artificial ecosystem? ठीक है, आपको पता है कि इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम किसको हम कहते हैं? फॉर एग्जांपल आपको पता है कि अगर हम इंडिविजुअल को देखें, जैसे कोई आदमी होता है, वो इंडिविजुअल जब बहुत सारे हो जाते हैं तो दे फॉर्म पॉपुलेशन, राइट? और वही पॉपुलेशन जो है, जब बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज़ एंड पॉपुलेशंस एक पॉपुलेशन में बहुत सारी स्पीशीज़ आ जाती हैं, दे फॉर्म इकोसिस्टम, सॉरी नॉट इकोसिस्टम, दे फॉर्म कम्युनिटी। और जब बहुत सारी कम्युनिटीज़ मिलती हैं दे फॉर्म एन इकोसिस्टम, ठीक है। कम्युनिटी में बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो एक साथ रहती हैं और बहुत सारी कम्युनिटीज़ फिर मिलके इकोसिस्टम बनाती हैं। इकोसिस्टम से फिर आपका बायोस्फीयर बनता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इकोसिस्टम जो है वो हमारे पास कुछ नेचुरल है, नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं, एंड कुछ आर्टिफिशियल हैं, या फॉर एग्जांपल जिनमें मैन मेड हम कहते हैं, या जिनमें एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स होते हैं, यानी जो जिनमें इंसान बनाने में जिनका इंसान का हाथ होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ऑप्शंस को थोड़ा देखें, लेक जो होता है, झील जो होती है, वो नेचुरल एक इकोसिस्टम होता है, उसको इंसान नहीं बनाता। लाइकवाइज जो ग्रासलैंड्स होते हैं, इनको इंसान नहीं बनाता। फॉरेस्ट्स जो है ये भी नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं, इनको इंसान नहीं बनाता। लेकिन जो राइस फील्ड है, फॉर एग्जाम्पल राइस फील्ड जो है, इट इज़ एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, या इट्स ए मैन मेड इकोसिस्टम, क्योंकि राइस फील्ड जो है वो एक इंसान प्रिपेयर करता है, फिर उसमें पानी लगाता है, फिर उसमें पैडी के सैपलिंग्स जो हैं वो ग्रो करने के लिए लगाता है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी राइस फील्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of organisms that can be supported by the environment in a given area is known as, ठीक है, हर कोई जो एरिया है, एक जियोग्राफिकल एरिया जो है, या एक एनवायरनमेंट अगर हम कहें, हर एनवायरनमेंट में जो है, जब फॉर एग्जांपल एज कम्युनिटीज़ रहते हैं या एज इकोसिस्टम्स रहते हैं, हर कम्युनिटी या हर जो उसका जिन ऑर्गेनिजम्स की हम बात करते हैं और जो उनका एनवायरनमेंट होता है, आपको पता है उस एनवायरनमेंट में जो प्रेजेंट रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं वो। इसीलिए ये जो एनवायरनमेंट जो होता है, या जिसे हम इकोलॉजिकल स्फीयर कहेंगे, ये लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ या पर्टिकुलर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को ही सपोर्ट कर पाता है, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल ए थिंग लाइक, जिसे हम फॉर एग्जांपल ओवर पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ओवर पॉपुलेशन इज समथिंग जो एनवायरनमेंट, क्योंकि उसके पास उतने लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो उन ओवर पॉपुलेशन में जो लोग हैं, जो स्पीशीज़ नए ऑर्गेनिजम्स की बनी हैं, उनको वो सस्टेन कर पाए, ठीक है। तो उस केस में जो है वो पॉपुलेशन को डिक्लाइन करने की कोशिश पे होता है, ठीक है। यानी उस केस में जो मोर्टेलिटी रेट होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। यानी डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट मीन्स डेथ रेट, ये बढ़ जाती है, क्योंकि उस एनवायरनमेंट में जो है
अपनी स्पीशीज़ को या जो कम्युनिटीज़ एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में होती हैं उनको सस्टेन करने का एनवायरनमेंट के पास एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, और उसी चीज़ को हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, ओके। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल थोड़ा सा हम ऑप्शंस को देखते हैं। पॉपुलेशन, आपको पता है कि जब एक इंडिविजुअल्स एक गिवन जियोग्राफिकल लोकेशन पे एक पर्टिकुलर टाइम पे रहते हैं, ठीक है, एंड उस जियोग्राफिकल लोकेशन की जो रिसोर्सेज हैं उन्हें यूटिलाइज करते हैं और आपस में इंटरेक्शंस में होते हैं, वी कॉल दैट एज पॉपुलेशन। ठीक है, पायरामिड ऑफ नंबर और बायोमास, ये हमें पता है कि हमारे पास जो एनर्जी पायरामिड्स हैं, सॉरी नॉट एनर्जी पायरामिड से, जो हमारे पास इकोलॉजिकल पायरामिड्स हैं वो कई तरह के हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पायरामिड ऑफ नंबर है, दूसरा फॉर एग्जांपल पायरामिड ऑफ एनर्जी है, फॉर एग्जांपल तीसरा आप कह सकते हैं पायरामिड ऑफ बायोमास है। ठीक है, ये कुछ पायरामिड्स हैं जिनसे हम जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक इकोसिस्टम में या एक इकोलॉजिकल स्फीयर में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में होते हैं और वो कैसे अपनी एनर्जी और अपनी इंटरेक्शंस को कैसे वो मेंटेन करके रखते हैं, कैसे वो रिलेशनशिप रखते हैं, वो इन्हीं पायरामिड्स के हेल्प से हम एक्सप्लेन करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following term describes not only the physical space occupied by an organism but also its functional role in the community of an organism? Okay, see for example एक organism है, ठीक है, जैसे definition से हमने बोला कि जब हम एक organism का relationship देखते हैं कि वो अपने environment, अब ये जो environment में इसमें आपका biotic component as well as abiotic component यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में इसमें आपका आएगा जो बाकी स्पीशीज़ हैं, जो कंटेम्प्रेरी स्पीशीज़ हैं, रेस्ट ऑफ द स्पीशीज़ हैं। एबायोटिक में कुछ फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स आएंगे जैसे सनलाइट, सॉइल, टेम्परेचर, ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं एक एनवायरनमेंट के। अब ये ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के साथ किस तरह के रिलेशनशिप्स जो है वो मेंटेन करता है, ठीक है, किस तरह ये खुद की एग्जिस्टेंस को जो है पॉसिबल बनाता है, क्योंकि अपनी एग्जिस्टेंस को ये पॉसिबल बनाता है जब ये एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, मतलब बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट, जैसे जो बाकी लिविंग स्पीशीज़ होती हैं उनके साथ एक इंटरेक्शन में होता है। ठीक है, एबायोटिक मतलब टेम्परेचर, सनलाइट, इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब एक तो ये ऑर्गेनिज्म ये इस पूरे इकोलॉजिकल स्फीयर में, अगर मैं इसको एक इकोलॉजिकल स्फीयर मानूँ, पूरा बायोस्फीयर मानूँ, एक तो ये इसकी एक स्पेस है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, उसको हम बोलते हैं हैबिटेट, जहाँ पे ये रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ़िश को माने, फ़िश जो है, फ़िश लिव्स इन वाटर, इसका मतलब फ़िश का जो हैबिटेट है वो क्या है, पानी है, फ़िश का हैबिटेट पानी है। एक तो ये हो गया। दूसरा, अब ये फॉर एग्जांपल ये फ़िश अपने इसी पानी में और भी बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके साथ फ़िश जो है किस तरह के रिलेशनशिप्स में है, विच मीन्स कि क्योंकि ये फ़िश किसी का फूड हो सकता है, किसी दूसरे बड़ी फ़िश का, मतलब अगर ये छोटी फ़िश है, किसी बिगर फ़िश जो है उसका फूड जो है यही फ़िश होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल इस फ़िश का जो फूड है, क्योंकि स्मॉल फ़िश है ये, फॉर एग्जांपल अगर हमने ये कंसिडर की, तो फाइटोप्लैंक्टन्स या जू प्लैंक्टन जो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस फ़िश के लिए फूड बनते हैं। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ रिलेशनशिप, फॉर एग्जांपल जो ये फ़िश अपने ही इस पानी यानी अपने हैबिटेट में मेंटेन करके रखती है। ठीक है, तो इट मीन्स, इसका मतलब है ये जो कोई भी ऑर्गेनिज्म, इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिश नाउ, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने हैबिटेट में रह के अपने एनवायरनमेंट के साथ, एनवायरनमेंट मीन्स उनके बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स के साथ किस तरह के रिलेशनशिप रखता है और किस तरह का रोल वो उस एनवायरनमेंट में या उस हैबिटेट में या उस इकोलॉजिकल स्फीयर में अदा करता है, जो उसके साथ बाकी कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे फ़िश के साथ बिगर फिश हो सकते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हो सकते हैं, जू प्लैंक्टन्स हो सकते हैं। इसका जो टर्म है दैट इज़ इकोलॉजिकल निश। दिस इज़ व्हाट इकोलॉजिकल निश मीन्स, यानी एक ऑर्गेनिज्म किस तरह का जो रिलेशनशिप रखता है अपने एनवायरनमेंट के साथ, ओके, और क्या रोल निभाता है अपनी कम्युनिटी में ऑफ ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, सो दिस इज़ नाउ, यहाँ पे एक आपका ऑप्शन आता है, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा हम देखेंगे, तो ऑप्शन इज़ इकोटोन। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, अगर हमारे पास एक इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट,
फॉरेस्ट आपको पता है दे आर रिच इन प्लांट्स, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, मतलब फॉरेस्ट जो हैं दे आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स हैं, ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज़ हैं, श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, ठीक है, सो इट्स फिल्ड एंड रिच इन बायोडाइवर्सिटी। दूसरा फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे डेजर्ट देखें जो बिल्कुल फॉरेस्ट का उल्टा है, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट और डेजर्ट जो है ये बिल्कुल आप समझो बिल्कुल ऑपोजिट हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऑपोजिट ही हों, बट दीज आर टू इकोसिस्टम्स, वन इज़ अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, अनदर इज़ डेजर्ट इकोसिस्टम, ठीक है। अब कोई ऐसा एरिया, एक ऐसी बाउंड्री जो जिसमें थोड़ा पार्ट फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट का हो, यानी उसके कुछ फीचर्स फॉरेस्ट के जैसे और कुछ फीचर्स डेजर्ट लाइक हों, ठीक है। तो ऐसे इकोसिस्टम्स को हम जो मतलब बिल्कुल ट्रांजिशन फेज़ में होते हैं, या फॉर एग्जांपल बाउंड्री लाइन पे लाई करते हैं बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम्स, ऐसे ट्रांजिशनरी जोन्स को हम इकोटोन्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है रिवर एक इकोसिस्टम है, रिवर पानी तो है, मतलब एक अगर वाटर या हम देखें तो रिवर एक इकोसिस्टम है। यहाँ से फॉर एग्जांपल सी विच इज़ ऑल्सो वाटर का इकोसिस्टम, बट दे आर टू डिफरेंट इकोसिस्टम्स। रिवर की कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, रिवर में जो स्पीशीज़ बायोडाइवर्सिटी होती है वो डिफरेंट होती है, और जो सी में बायोडाइवर्सिटी हमें मिलती है वो डिफरेंट होती है। दो बोथ आर वाटर इकोसिस्टम्स, लेकिन दे आर इनकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिफरेंट है, इनके जो कंडीशंस हैं, इनके जो फॉर एग्जांपल जो इनमें एनिमल्स एंड प्लांट्स हमें मिलेंगे, ठीक है, या फॉर एग्जांपल काइंड ऑफ फिश इवन वो हमें मिलेंगे डिफरेंट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जहाँ पे आपको पता है जहाँ पे रिवर सी के साथ मिलता है, दैट प्लेस इज फॉर एग्जांपल नोन एज डेल्टा, ठीक है। इसका मतलब डेल्टा जो है इट इज़ अ ट्रांजिशनरी और a boundary, or you can say it lies at the boundary between a river and a sea ecosystem. That's why delta जो है you can call delta as an ecotone, ठीक है। For example सुंदरबंस, ठीक है, the world's biggest largest delta जो है that's an ecotone region. Why? क्योंकि वो एक river, क्योंकि वो एक delta region है, ठीक है। और delta आपको पता है delta जो है they are ecotones and these ecotones they are rich in biodiversity, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम्स कवर्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। सो ये थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, देखो कैसे होगा। अर्थ की सरफेस जो है उसमें 70% हम वाटर कंसिडर करते हैं एंड 30% जो है इट इज़ लैंड। इसका मतलब वाटर हमारी अर्थ में ज़्यादा है, ठीक है। वाटर इज़ प्रेजेंट इन लार्जर क्वान्टिटी इन द फॉर्म ऑफ फॉर एग्जाम्पल ओशंस, seas, lakes, rivers, streams and etc, ठीक है। लेकिन ओशन जो है दे आर द बिगेस्ट रिजर्वायर्स ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ। इसका मतलब ये है कि अब ओशन जो है दे ऑल्सो फॉर्म इकोसिस्टम। अब ओशंस हमारे पास मतलब वाटर जो हमारे पास दो तरह का होता है, एक फ्रेश वाटर एंड एक मरीन वाटर, ब्रैकिश वाटर। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट विल बी मरीन इकोसिस्टम, क्योंकि मरीन मीन्स ओशन है, ये मतलब वाटर रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा जो है लार्जेस्ट कवर करता है एरिया अर्थ की सरफेस का, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइएस्ट ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम इज obtained by, सी फॉर एग्जाम्पल आपको पता है ट्रॉफिक लेवल पहले हम थोड़ा सा समझते हैं। प्लांट्स जो हैं दे आर द प्राइमरी यू कैन से प्रोड्यूसर्स ऑफ अर्थ, ठीक है। प्लांट्स जो है वो यहाँ पे अर्थ पे प्रोड्यूसर्स हैं, क्यों? क्योंकि उनमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, वो अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर करते हैं। एंड बीइंग ऑटोट्रॉफ्स वो एक तो खुद के लिए भी खाना बनाते हैं, और जितने भी बाकी हैं ऑर्गेनिजम्स हैं जो खासतौर पे अपना फूड नहीं बना सकते हैं, जिन्हें हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं, उन सब के लिए वो जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड बनते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जो एनिमल्स हैं
एनिमल्स हम दो तरह के माने, एक वो या फॉर एग्जांपल हेटेरोट्रॉप्स भी जिन्हें कहेंगे। हेटेरोट्रॉप्स में हम वी कैन से हर्बीवोर्स यानी जो सिर्फ घास खाते हैं, एंड फॉर एग्जांपल कार्निवोर्स, एंड थर्ड ओमनिवोर्स। अब जो फॉर एग्जांपल प्लांट्स ने कोई खाना प्रिपेयर किया, हर्बीवोर्स इसी प्लांट को खाएंगे क्योंकि वो प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोर इसको नहीं खाएंगे क्योंकि वो इन हर्बीवोर्स का कार्निवोर्स खाएंगे ना। ये जो ओमनिवोर्स होते हैं ये हर्बीवोर्स भी होते हैं यानी ये प्लांट ईटिंग भी होते हैं, और ये एनिमल यानी फ्लैश ईटिंग भी होते हैं। तो इस तरह से आप देखो हमने प्लांट्स से एक फीडिंग रिलेशन जो है वो स्टार्ट करी। प्लांट्स जो है वो सबसे लास्ट मतलब स्टार्टिंग में आए, बिगिनिंग में आए। उसके बाद हमने देखा कि हमारे जो प्राइमरी कंज्यूमर्स थे वो हर्बीवोर्स थे, ठीक, यानी कि पहले कंज्यूमर्स। सो दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स। हर्बीवोर्स के बाद जो है वी हैव कार्निवोर्स। कार्निवोर्स दे आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। वाई? क्योंकि वो इन हर्बीवोर्स को खाते हैं और ये हर्बीवोर्स इन प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। नाउ द थर्ड वन, ओमनिवोर्स। दीज आर टर्शरी कंज्यूमर्स। क्यों? क्योंकि ये ओमनिवर्स इन कार्निवर्स को भी खाते हैं और ये ओमनिवर्स इन हर्बीवर्स को भी खाते हैं, ठीक है। और समटाइम्स दे मे ईट प्लांट्स डायरेक्टली, ठीक है। सो इस तरह से जो है ये जो हम लेवल्स बनाते हैं कि हम ये फीडिंग रिलेशंस दिखाते हैं, कौन किसको खाएगा, ठीक है। वी कॉल देम एज ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है। जैसे ये एक ट्रॉफिक लेवल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। सो टॉप पे जो है इस केस में ओमनिवोर्स आएगा। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, ये जो ऑप्शन डी है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स की खास बात ये है कि ये आपको हर लेवल पे मिलेंगे क्योंकि ये वो स्पीशीज़ होती हैं जो डिकम्पोज करती हैं लेफ्ट आउट क्रम्स, ठीक है। जैसे हर्बीवोर्स का कुछ बचा तो वो डिकम्पोजर्स डिकम्पोज करेंगे, कार्निवोर्स में से कुछ बचा तो वो डिकम्पोजर्स कंपोज कर कंज्यूम करेंगे, लाइकवाइज दैट। सो दे आर प्रेजेंट एट एवरी लेवल। सो ओमनिवोर्स इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में ओमनिवोर्स जो है वो टॉप पे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। इनमें से सबसे मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम जो है वो पानी होता है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों होता है, वाई इज ओशन और यू कैन से वाटर द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। वाटर जो है, वाटर नहीं हम कहेंगे, हम ओशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यू नो दुनिया में एक चीज़ होती है जिसे हम इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। ये कब होता है? दो तरह के इकोलॉजिकल सक्सेशंस होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक बैरन लैंड है, ठीक है, बैरन लैंड। अब उस पर आहिस्ता आहिस्ता जो है छोटे छोटे पौधे, हर्ब्स, श्रब्स उगना स्टार्ट हो जाते हैं और आहिस्ता 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 करके वो बैरन लैंड से एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मगर यू नो दिस इज़ गोइंग टू टेक थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। इसमें हज़ारों साल लगते हैं, ठीक है, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट। नाउ अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप देखो एक बैरन लैंड अब एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। बट डेफिनेटली इसका जो टाइम लाइन है या जो टाइम स्केल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली कॉल्ड इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। या फॉर एग्जांपल कभी कभार क्या होता है, अब यही फॉरेस्ट फॉर एग्जांपल है, ठीक है, अब ये इकोलॉजिकल सक्सेशन से ही बना होगा। ये फॉरेस्ट जो है कभी कभार कुछ डिस्टर्बेंसेस होती हैं, कुछ मेजर ग्रेव डिस्टर्बेंसेस होती हैं, जैसे पूरे फॉरेस्ट में आग लग जाती है, जैसे वाइल्ड फायर्स या फॉर एग्जांपल स्टॉर्म्स, ठीक है। इस तरह के मतलब इस तरह के कुछ नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, ठीक है। इस तरह के कुछ नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं जिनकी वजह से फॉर एग्जांपल ऐसा हो गया कि ये फॉरेस्ट बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक। और जब ये डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हो जाता है, ठीक है, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल था ही नहीं वहाँ पे। एंड विद द रिजल्ट
जब ये डिस्टर्बेंसेस अब थोड़ी हमने लगती हैं, स्टॉप होने लगती हैं और एक नॉर्मल वापस वो एक नॉर्मल सी चीज़ रूटीन जो है वो एक नॉर्मल सा एनवायरनमेंट होने लगता है, लेकिन फॉरेस्ट तो डिस्ट्रॉय हुआ होता है। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि फिर यही जो कि एक फॉरेस्ट एक बैरन लैंड में कन्वर्ट हुआ था, इसमें कुछ थोड़ी सॉइल बची हुई होती है ना, कुछ सम सॉइल इज़ लेफ्ट इन देयर। आहिस्ता फिर से पहले वो छोटे छोटे श्रब्स एंड छोटे छोटे पौधे उगना स्टार्ट होते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर यही वापस ये फॉरेस्ट अपने वापस उसी फेज़ में आ जाता है, बट अगेन इट्स गोइंग टू टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब मैं क्यों बता रही हूँ आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि इकोलॉजी का टॉपिक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। अब ये जो है ओशन जो है, ओशन में लीस्ट डिस्टर्बेंसेस होती हैं। इनमें क्या तूफान आ गया, ये खुद ही तूफान ले आते हैं। इनको क्या आग लगेगी, पानी को क्या ही आग लगेगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात। सो दिस इज़ हाउ ओशंस जो हैं दे फॉर्म द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, क्योंकि इनमें इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो बहुत रैपिड होता है। अगर इनमें कुछ डिस्टर्बेंस हो भी जाए तो इकोलॉजिकल सक्सेशन इनका रैपिड होता है इन कंपैरिजन टू अदर इकोसिस्टम्स। ओके, सो दैट्स वाई ओशन जो है दैट्स द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का जैसे मैंने आपको पहले बोला कॉम्पोनेंट्स होते हैं बायोटिक, बायो मीन्स लिविंग, ठीक है। सो लिविंग कॉम्पोनेंट्स इनमें कोई स्पीशीज़ वगैरह आती हैं, एंड एबायोटिक जिनमें नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स आते हैं जैसे सनलाइट, टेम्परेचर, सॉइल, ठीक है। नाउ प्लांट जो है दे आर बायोटिक, लिविंग है, बैक्टीरिया दे आर बायोटिक, एनिमल्स बोथ आर बायोटिक, विच मीन्स विच ऑप्शन इज लेफ्ट हियर। नाउ द ऑप्शन दैट इज लेफ्ट दैट इज एयर, ठीक है। एयर इज द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग particles is called the particulate pollutants, ठीक है। by particulate we mean, see these are all gases, ozone, radon, ethylene, these are all gases, but fly ash it is a particulate pollutant जो factories वगैरह से निकलता है। okay, so in the form of ये बहुत fine पाउडर्ड डस्ट की तरह होता है, ठीक है, जो एयर में रहता है। दैट्स व्हाट फ्लाई ऐश इज कॉल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थिन लेयर ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ कॉल्ड। आवर अर्थ इट इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ गैसेस एंड दैट इज कॉल्ड एज द, इसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब ये बाकी कंपोनेंट्स क्या हैं, थोड़ा इन ऑप्शंस को देखते हैं। बायोस्फीयर जो है ये हमारी अर्थ का वो रीजन है, वो एरियाज़ हैं, वो पार्ट है, वो पोर्शन है जिसमें लाइफ फॉर्म्स जो हैं एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। हाइड्रोस्फीयर जो है इट फॉर्म्स द वाटर पार्ट ऑफ आवर अर्थ, हमारी अर्थ का जो वाटर वाला हिस्सा है विच इज 70%, दैट फॉर्म्स द हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एटमॉस्फेयर द हाइस्ट परसेंटेज इज ऑफ, ये पता है नाइट्रोजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑन द फॉलोइंग नोबल गैसेस इज प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। इनमें क्वेश्चन असल में होना चाहिए एबंडेंट इनमें से कौन सा है, ठीक है। मोस्ट एबंडेंट जो है दैट इज आर्गन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की फ्रॉम मोस्ट टू लीस्ट फेवर्ड, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, किस लिए, टू प्रिजर्व या टू कंजर्व एनवायरनमेंट, ओके। नाउ वेस्ट मैनेजमेंट के पास ही इट्स द की टू सेव एनवायरनमेंट,
माहौल को बचाने की जो चाबी है वो वेस्ट मैनेजमेंट में है। अब इसकी हायरार्की क्या होनी चाहिए, बट यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम मोस्ट टू लीस्ट फेवर्ड, ठीक है। लीस्ट फेवर्ड मतलब हमें कहना है कि देखो हमारे पास कितने ऑप्शन है, एक तो प्रिवेंशन, सेकेंड इज रिसाइकल, रीयूज एंड डिस्पोजल। सो वी हैव टू से कि इनमें से पहले मतलब मोस्ट फेवर्ड कौन सा है टू लीस्ट फेवर्ड। सबसे पहले प्रिवेंशन आएगा, क्यों, पहले हमें प्रिवेंट करना चाहिए वेस्ट मतलब क्रिएट करने से। अब अगर फॉर एग्जांपल हमें कुछ वेस्ट निकला, व्हाट शुड वी डू, वी शुड ट्राई टू रिसाइकल इट, देन वी शुड ट्राई टू रीयूज इट। लास्ट जब कोई ऑप्शन ना बचे देन ओनली वी शुड डू डिस्पोजल, यानी हमें ये मतलब वी शुड पुट इट आउट देयर, ठीक है। सो मोस्ट इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस, ठीक है। थोड़ा सा पहले ऑप्शंस को देखते हैं। इन विच डीप वाटर सीम्स ग्रीन, in which barren mountains change into green, heating the atmosphere by absorption of infrared radiations by atmospheric carbon dioxide to obtain suitable temperature for plantation. So इसका जो correct option है that's option B. Now let's थोड़ा सा ग्रीन हाउस इफेक्ट को देखते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट हम किसे कहते हैं, यू नो अर्थ का एक टेम्परेचर है, ठीक है, एंड अर्थ इज ऑल्सो सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ गैसेस, वी कॉल दैट एज एटमॉस्फेयर। नाउ ड्यू टू पोल्यूशन, ठीक है, एक तो पोल्यूशन की वजह से जिसके बहुत सारे कॉजेज हैं, ओवर पॉपुलेशन, माइनिंग, इन शॉर्ट वी विल से कि ड्यू टू वेरियस एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स या एक्टिविटीज़, यानी कि मेन जो एक आदमी इंसान करता है, एंथ्रोपोजेनिक मीन्स विच आर डन बाय ए मैन और बाय ए ह्यूमन, ठीक है, मैनली एक्टिविटीज़ जो होती हैं, एंड कुछ नॉन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ यानी जो इंसान नहीं करता, जैसे जो नेचर की वजह से होती हैं कुछ चीज़ें, जैसे नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, ठीक है। इन सब की वजह से जो है काफ़ी सारे ऐसे पोल्यूटेंट्स हमारे इसी एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाते हैं और उनकी कॉन्सेंट्रेशन यानी उनका अमाउंट एटमॉस्फेयर में काफ़ी बढ़ता है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ठीक है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं। और जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में इनका अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो फॉर एग्जांपल पोल्यूटेंट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, पोल्यूटेंट्स लाइक मीथेन, ठीक है, इनकी एक एबिलिटी है कि ये इंफ्रारेड जो सन से आती है रेडिएशन, उसमें एक रेडिएशन जिसे IR कहते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस, ये इस इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं, एंड ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस बाय दीज गैसेस, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज अप हो जाता है, जिसे आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग जो है इट्स अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। जब ग्रीन हाउस दिस ऑल जो हमने अभी तक देखा दिस इज ऑल ग्रीन हाउस इफेक्ट, एंड ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द मेजर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। सो इसलिए ऑप्शन बी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, इनमें से हमें क्या करना चाहिए। स्विचिंग ऑफ कैरिंग इज क्लॉथ बैग टू पुट परचेजेस वाइल शॉपिंग, दिस इज करेक्ट, हमें क्लॉथ बैग्स लेने चाहिए, पॉलीथीन्स अवॉइड करने चाहिए। स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस ऑब्वियसली टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। वॉकिंग टू स्कूल चल के जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू ऑन हर स्कूटर, यानी फ्यूल सेव करना चाहिए। सो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि वी शुड से नो टू पॉलीथीन्स। स्विचिंग ऑफ यानी वी शुड सेव इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से हमें पता चलता है कि वी शुड सेव फ्यूल, एंड ऑल दीज आर environment friendly practices. These should be exercised in our daily life, these should be inculcated by us in our daily life. So इसलिए correct option जो है that will be all of the above, क्योंकि ये सारे
एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर हमने देखा, इट इज द थिन लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स आवर अर्थ. सो जो लोवेस्ट है दैट इज ट्रोपोस्फियर. ठीक है, देन इट्स मीजोस्फीयर. ट्रोफो से मीजो जाते हैं और फिर मीजो से स्ट्रेटो जाते हैं. ठीक है, सो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ट्रोपोस्फियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ओजोन लेयर. ठीक है, ओके. सो ओजोन लेयर की जब डिप्लीशन हो रही थी, यानी थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर हो रहा था, जिसकी वजह से यूवी रेडिएशंस अर्थ पे आ रही थी, एंड उसकी वजह से काफ़ी सारी यू वुड से ग्रेव कॉन्सिक्वेंस थे उसके. तो ओजोन लेयर डिप्लीशन जो है, जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस थे उन पे रोक लगा दी गई, सो दैट ओजोन लेयर की डिप्लीशन को फर्दर डिप्लीट होने से प्रिवेंट किया जाए. ये एक महादा था. इट वाज एन, यू वुड से, एन एग्रीमेंट अराउंड द डिफरेंट पीपल ऑफ द वर्ल्ड, जो इस कंट्रीज़ के लोगों ने ये किया था. तो इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से मशहूर है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकता है कौन सा ईयर था ये जिसमें ये बिगिन किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, कलरलेस गैस कमिंग आउट ऑफ मोटर व्हीकल्स एंड सिगरेट्स ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्शन. देखो, कंबस्शन क्या होता है? कंबस्शन मीन्स बर्निंग. फॉर एग्जाम्पल, जब कोई भी चीज़, फॉर एग्जाम्पल यू हैव एनीथिंग, फॉर एग्जाम्पल फ्यूल है या कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी, जब आप उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, ठीक है, इट्स कॉल्ड एज कंबस्चन. ठीक है, जैसे इफ़ यू हैव कार्बन, उसको आप कंबस्ट करते हैं तो वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड देता है एज अ गैस. ठीक है, जब यहाँ पे सवाल है इनकम्प्लीट कंबस्चन में, इनकम्प्लीट, अगर कंप्लीट कंबस्चन है तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड आपका बाहर निकलता है. अगर इनकम्प्लीट है तो इट इज़ CO, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड. इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन विल बी A. नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय. एसिड रेन किस वजह से होता है? एंड ऑप्शन इज नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. इनकी वजह से एसिड रेन होता है, क्योंकि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर मिलके वो उसमें कुछ सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4, इसे सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, वो फिर इन द फॉर्म ऑफ रेन जो है प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, जिसे एसिड रेन कहते हैं, और दिस इज़ वेरी वेरी हार्मफुल. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, रिन्यूएबल जो है, विच मीन्स यू कैन रिन्यू देम, you can renew them, which means कि they are inexhaustible. Sorry, renewable resources mean sources of energy mean they are inexhaustible, यानी वो ख़त्म नहीं होती हैं. ठीक है, बिकॉज हम उन्हें रिन्यू कर सकते हैं, वी कैन रिन्यू देम. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल कोल जो है, इट्स ए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. कोल एक लिमिटेड अमाउंट है, और क्योंकि कोल फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, तो हम उससे जल्दी से रिन्यू नहीं कर सकते. न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑल्सो नॉन रिन्यूएबल. पेट्रोल इज नॉन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सोलर एनर्जी. ठीक है, इट्स अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड इट्स अ, यू वुड से, वन ऑफ द सेफेस्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, क्योंकि नॉन पोल्यूटिंग है. जैसे फॉर एग्जाम्पल विंड एनर्जी है, दैट इज ऑल्सो नॉन पोल्यूटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so this was the last question of today's session. Thank you for watching. Thank you.